नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देशभक्त सेनापति पार्ट 2। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर यह सब हमारे साथ क्यों घटित हुआ और इसके पीछे उस अज्ञात बोलने वाली स्त्री का क्या प्रयोजन था। यदि वह हमें मारना ही चाहती थी तो उसने हमें मारा क्यों नहीं, यहाँ समुद्र के किनारे लाकर क्यों पटक दिया। इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती थी। मेरे विचार से हमें इस विषय में ज़्यादा सोच विचार न करके आगे बढ़ना चाहिए। शुक्र यही है कि हम चारों जीवित और सुरक्षित हैं। ठीक कहते हो, आओ चलें। और वे समुद्र के किनारे किनारे एक तरफ चल पड़े। चलते चलते वे चारों फिर एक घने जंगल में जा पहुँचे। ओह, फिर जंगल में आ पहुँचे। अब फिर किसी खतरे से दो चार होना पड़ेगा। मजबूरी है, आगे बढ़ने का अन्य कोई मार्ग भी नहीं। इस जंगल से ही होकर आगे बढ़ना होगा। शायद जंगल पार करने पर कोई देश दिखाई दे जाए। सलाह मशवरा करने के बाद वे फिर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगे, लेकिन जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। उसी के साथ चारों ओर से भयानक चित्कार सुनाई देने लगी। ओह, लगता है शीघ्र ही कोई खतरा हमारे सामने आने वाला है। संभलकर और सावधानी के साथ आगे बढ़ो। हमें जल्द से जल्द यह जंगल पार करना होगा, बड़े भाई वनराज ने कहा। और चारों तेजी से आगे की ओर भाग लिए। तभी न जाने कहां से एक चिंगारी फूटी और एक सूखे पेड़ से टकराई। उस पेड़ ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते उस जलते हुए पेड़ ने आसपास के पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फिर शीघ्र ही जंगल का 1/3 हिस्सा आग की चपेट में आ गया। पूरी शक्ति से भागो, वरना हम सब इसी जंगल में स्वाहा हो जाएंगे। भागते भागते अचानक बड़े भाई वनराज की दृष्टि अपने बाईं ओर उठी और वह चीख उठा, भाइयों रुक जाओ, वह देखो। ओह, कोई राक्षस प्रतीत होता है। निश्चित रूप से यह जंगल भयानक चमत्कारों से भरा हुआ है। वह वास्तव में ही एक भयानक राक्षस था जो एक लंबा डग भरकर उनके सामने आ पहुंचा। ए राक्षस, कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? हु, मेरा नाम शुंभकर्ण है और मैं शीशे की घाटी से आया हूँ। वास्तव में मेरा यहाँ आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक दिन जब मैं आवश्यक कार्य से अपने देश शीशे की घाटी से बाहर निकला तो हमारे दुश्मन देश भयंकर द्वीप के सैनिकों ने मुझ पर हमला कर दिया। क्योंकि वे हमसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन वे लगातार कई दिनों तक मेरा पीछा करते रहे। आखिरकार मुझे अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में छुपना पड़ा। चूंकि वे भयंकर द्वीपवासी बड़े बड़े भयानक पक्षियों पर सवार रहते हैं, इसलिए वे यहाँ नहीं आ सके और मेरी जान बच गई। परंतु इस चक्कर में मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, अतः अब मैं तुम चारों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हा हा हा। ओह, तभी राक्षस की बात सुनकर शक्तिराज के दिमाग में अचानक एक विचार आया। यदि इसके देश के राजा से मदद मिल जाए तो हम इन राक्षसों की मदद से आसानी से अपने देश को दैत्यराज के चंगुल से आजाद करवा सकते हैं। भाई शुंभकर्ण, क्या तुम हमें अपने देश के बारे में बता सकते हो कि वह कहाँ है और क्या वहाँ तुम्हारे जैसे ही राक्षस बसते हैं? दरअसल हम तुम्हारे राजा से मिलना चाहते हैं। हा हा हा। नहीं, हम जैसे राक्षस तो उस देश के वासियों के गुलाम मात्र है। वहाँ पर भी तुम जैसे इंसानों का ही वास है, परंतु उनके वस्त्र और रीति रिवाज तुम लोगों से भिन्न है। ओह, क्या तुम हमें अपने देश का रास्ता बता सकते हो? नहीं, तुम लोग मुझे बातों में लगाकर मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहे हो। मैं तुम्हारी मक्कारी भरी बातों में नहीं आ सकता। मुझे तुम चारों बहुत ही चालाक दिखाई देते हो, लेकिन मैं तुम्हें जान बचाकर भागने नहीं दूंगा, अन्यथा मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कहने के साथ जैसे ही राक्षस ने उन्हें पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, चारों भाइयों ने एक साथ बिजली की सी फुर्ती से अपनी मयानों से तलवारें निकालकर उसके बड़े हुए हाथों पर वार किया। आई! राक्षस के दोनों हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़े और वह पीड़ा से बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। मौका देख शक्तिराज जल्दी से एक पेड़ पर चढ़कर राक्षस के कंधे पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार हवा में उठाई, राक्षस उसकी मंशा भांपकर एकदम गिड़गिड़ा उठा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तुम लोग मुझसे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझ पर रहम करो और मेरी जान बख्श दो। सुनो दोस्त, तुम्हारी जान केवल एक ही शर्त पर बच सकती है। वह यह है कि तुम भयंकर द्वीप और शीशे की घाटी के बारे में हमें बता दो। मैं तैयार हूँ। शक्तिराज राक्षस के कंधे से नीचे उतर आया। अब बताओ, तुम्हारे देश और भयंकर द्वीप तक पहुँचने का कौन सा मार्ग है? ठहरो, पहले मैं जरा इस आग को बुझा दूं जो मैंने ही आप लोगों को भयभीत करने के लिए लगाई थी। कहकर राक्षस पलटा और पीछे वृक्षों में लगी आग की ओर मुंह करके वह जोरदार ढंग से फूंक मारने लगा। चंद ही सेकंडों में आग इस तरह बुझ गई
मानो किसी दिए अथवा मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया गया हो। अगले पल वह उनकी ओर मुड़ा। अब ध्यान से सुनिए, शीशे की घाटी यहाँ से 100 मील दूर काली नदी के दूसरी ओर है। और उसके बाद वह उन्हें शीशे की घाटी और भयंकर द्वीप के बारे में विस्तार पूर्वक बताने लगा। सब कुछ बताने के बाद वह दयनीय स्वर में बोला, अब मुझे जाने दीजिए हुजूर, मैं आपको दोनों देशों के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ से जाने के बाद तुम हमारे मार्ग में रोड़े अटकाने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज्ञा मिलते ही राक्षस वहां से इस तरह भागा मानो सैकड़ों भूत उसके पीछे लगे हों। भैया, क्या हमें उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए? ऐसा न हो कि उसने हमें किसी मुसीबत में फंसाने के लिए सब कुछ झूठ कहा हो सकता है, लेकिन मजबूरी है। फिलहाल उसकी बातों का विश्वास करना ही होगा। उसके कहने के मुताबिक यह जंगल पार करने के बाद दक्षिण की ओर चलना है। आओ अब आगे बढ़ें। चारों पुनः आगे बढ़ने लगे। थोड़े ही दूर चलने पर उन्हें बहुत दूर रोशनी की एक किरण दिखाई दी। आश्चर्य है, इस बियाबान जंगल में यह रोशनी कैसी? कुछ कहा नहीं जा सकता। आओ देखते हैं। जब वे रोशनी के निकट पहुंचे तो उनका आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। वह एक झोपड़ी थी जिसकी खिड़की में रखे दिए से रोशनी फैल रही थी। भैया, लगता है झोपड़ी के भीतर कोई है, वरना दिया कैसे जलता? ठहरो, मैं देखता हूँ। बड़े भाई वनराज ने खिड़की से भीतर झांका तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे बाप रे! वनराज ने जब तीनों भाइयों को भीतर का दृश्य बताया तो वे भी व्याकुल हो उठे। उफ, यह जंगल तो भयानक भयानक विचित्रताओं से भरा हुआ है। हमें तुरंत भाग निकलना चाहिए, वरना फिर किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हाँ चलो, यहाँ ठहरना कदापि उचित नहीं। उसी समय उन्हें एक गंभीर किंतु शांत स्वर सुनाई दिया। भीतर आओ, डरो नहीं, भीतर चले आओ। अरे, यह भीतर से कौन बोल रहा है? आश्चर्यचकित होकर उन्होंने तुरंत खिड़की से भीतर झांका। वह आवाज झोपड़ी की छत से लटके सर से आ रही थी। भीतर चले आओ बच्चों, मुझसे और यहाँ के माहौल से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चारों ने अपनी अपनी मयान से तलवार निकाली और सावधानी से भीतर प्रविष्ट हुए। तुम लोग कौन हो और इस भयानक तथा डरावने जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं? नहीं, हम लोग सिवाय भगवान और बुराई के किसी और से भय नहीं खाते, कहकर वनराज ने जंगल में पहुंचने तक की अपनी सारी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनने के पश्चात वह सिर बोला, तुम लोग मुझे वास्तव में बहादुर लगते हो, परंतु तुम लोग सहायता किस देश से प्राप्त करोगे? क्या तुम्हारा कोई मित्र देश भी है? नहीं, हमारी किसी भी देश से जानकारी अथवा मित्रता नहीं है और ना ही हमें किसी दूसरे देश के विषय में कुछ मालूम ही है। परंतु हाँ, अभी कुछ देर पहले हमें एक राक्षस से 2 देशों के बारे में ज्ञात हुआ है और हम उन्हीं देशों से सहायता लेने के विषय में सोच रहे हैं। क्या नाम है उन देशों का? क्या मुझे बता सकते हो? शीशे की घाटी और भयंकर द्वीप। ओह, इन दोनों देशों तक तो पहुंचना बहुत कठिन है। फिर अगर तुम लोग किसी तरह इन देशों तक पहुंच भी गए तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि वे देश तुम्हारी सहायता करें ही। यह तो ठीक है, लेकिन चेष्टा कर देखने में क्या बुराई है? यदि उन्होंने हमारी सहायता नहीं की तो फिर किसी अन्य देश की तलाश करेंगे। अरे हाँ, आपने तो अभी तक यह नहीं बताया कि आप कौन हैं और इतनी दूर इस घने जंगल में आपकी यह दुर्गति किस जालिम ने की है और आप मरकर भी कैसे बोल रहे हैं? यह भी एक लंबी कहानी है, फिर भी बताता हूँ। सुनो, मैं वर्षों से इस घने जंगल में इसी कुटिया में तपस्या कर रहा था, लेकिन जंगल के राजा विकराल को मेरी यह तपस्या एक आंख न भाई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे बढ़कर ताकत प्राप्त कर सके। इसलिए उसने मेरी यह दुर्गति बना दी। किंतु मैं सिर्फ अपने मंत्रों के बल से अभी तक जीवित हूँ और बोल एवं सुन सकता हूँ। तपस्वी की बात सुनकर चारों भाइयों के चेहरे क्रोध से तमतमा उठे। ओह, यह तो अन्याय है। कृपया आप उस जालिम राजा का पता हमें दें। हम चारों भाई उस दुष्ट को उसके किए की सजा अवश्य देंगे। नहीं वीर युवक, राजा विकराल एक बहुत बड़ा जादूगर भी है। वह तुम लोगों के वश में आने वाला नहीं। वह तुम्हें भी अपने जादू के जोर से चिड़िया अथवा पत्थर बनाकर इस जंगल में फेंक देगा। तो क्या उस जादूगर को मारने का कोई उपाय नहीं? उपाय तो है बहादुर युवकों, परंतु है बहुत कठिन। शायद ही तुम लोग उस उपाय द्वारा जादूगर विकराल को मारना पसंद करो। आप बताइए तो सही बाबा, हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि उसे मारकर आपको उसके जादुई प्रभाव से मुक्त करवा सकें। ठीक है, तो सुनो। इस कुटिया के दक्षिण में करीब 10 फलांग चलने के पश्चात एक विशाल एवं मोटा बरगद का पेड़ दिखाई देगा। उस वृक्ष के इर्द गिर्द 3 लेटकर
3 घुटनों के बल चलकर और 3 पैरों से चलकर चक्कर लगाना। ऐसा करने से उसमें एक छोटा सा दरवाजा उत्पन्न हो जाएगा। उस दरवाजे में से भीतर प्रवेश करने पर चारों तरफ आग ही आग दिखाई देगी, लेकिन उस आग से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। उस आग को पार करने के पश्चात तुम जंगल के राजा विकराल के देश में प्रविष्ट हो जाओगे। उसके बाद उस देश में आई विपत्ति का सामना करना। तुम में से जो कोई भी उस देश में प्रवेश करेगा उसकी बुद्धिमानी और बहादुरी पर निर्भर करता है। जादूगर विकराल तक पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार से उसके माथे में चमकती तीसरी आंख को प्राप्त करने पर वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। फिर तुम जैसा चाहोगे विकराल वैसा ही करेगा। और हाँ, उस तीसरी आंख को इस थाल में पड़े खून से धोने से मेरा शरीर फिर पहले जैसा हो सकता है। ओह, लेकिन 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली यह है कि उसके देश में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है। दूसरी यह है कि यदि किसी प्रकार वह इस कार्य में असफल होकर जादूगर के जादू का शिकार हो जाता है तो फिर 30 दिन तक कोई भी उसके गुप्त देश में प्रविष्ट नहीं हो सकता। अतः इस बात का फैसला तुम्हें आपस में ही करना होगा कि इस कार्य को करने कौन उसके देश जाएगा। लेकिन इसका कैसे पता चलेगा कि जो उसके देश में गया है वह असफल हुआ है या सफल, और उसके लिए कितने समय तक इंतजार करना होगा? नीचे रखी थाली में मेरी गर्दन से निकला जो खून एकत्रित है, यदि यह खून 7 दिन के भीतर भीतर पानी बन गया तो समझ लेना कि अंदर जाने वाला जादूगर के चंगुल में फंस गया है। जिंदा है या मरा है, यह फिर 30 दिन के पश्चात ही किसी दूसरे के जाने और सफल होकर लौटकर आने पर ही मालूम पड़ेगा। और यदि इस खून का आधा भाग लाल ही रहे तो समझ लेना कि जादूगर व उसके बीच घमासान युद्ध हो रहा है। और यदि वह सारा खून सफेद दूध में परिवर्तित हो जाए तो समझना कि अंदर जाने वाले व्यक्ति ने जादूगर को परास्त कर अपना गुलाम बना लिया है। इतना कहकर तपस्वी के होठ बंद हो गए। सिर के खामोश होते ही चारों भाइयों में बहस छिड़ गई। चारों ही विकराल देश में जाने की जिद कर रहे थे। अंत में फैसला वनराज के हक में हुआ। वनराज जैसे ही अपने भाइयों से विदा लेकर चलने को तैयार हुआ, छत से लटका तपस्वी का सिर फिर बोल उठा। बहादुर वनराज, इस थाली में से थोड़ा सा खून तुम किसी चीज में भर लो। मुसीबत पड़ने पर इसकी एक एक बूंद तुम्हारे काम आएगी। बहुत अच्छा बाबा, कहकर वनराज ने अपने कमरबंद में से एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसमें थाली में से थोड़ा खून भर लिया। फिर तीनों भाइयों से विदा लेकर वह कुटिया की दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। काफी समय तक चलने के पश्चात उसे साधु के सिर द्वारा बताया गया वही बड़ा ऊंचा एवं विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने उनके कहे अनुसार उस वृक्ष के 3 चक्कर लेटकर 3 घुटनों के बल और 3 पैरों से चलकर लगाए। फिर जैसे ही वह पूरे चक्कर लगाने के बाद रुका, एक तेज एवं भयानक गड़गड़ाहट के साथ उस विशाल वृक्ष के तने में एक दरवाजा उत्पन्न हो गया। वनराज ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा, फिर तलवार संभालकर भीतर प्रविष्ट हो गया। लेकिन जैसे ही वह भीतर प्रविष्ट हुआ, न जाने कहां से आकर आग की भीषण लपटों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक क्षण के लिए तो वनराज घबराया, लेकिन फिर साधु की बात ध्यान में आते ही वह निडरता से आग की लपटों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। लेकिन अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक ही आग की भीषण लपटें गायब हो गई और उसे अपने 3 और गगनचुंबी पहाड़, पौधे और एक हरा भरा मैदान दिखाई दिया जिसमें छोटे छोटे विचित्र आकार के मनुष्य काम कर रहे थे। ओह, यह तो बड़ी विचित्र नगरी है। फिर मैदान में काम करते उन विचित्र मनुष्यों को आश्चर्य से देखता हुआ वह उन पहाड़ों और मैदानों के बीच से बाहर निकलकर अभी थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था कि उसे सामने सुंदर सुंदर आलीशान इमारतें दिखाई देने लगी, जिनके इर्द गिर्द विचित्र वेशभूषा पहने छोटे छोटे मनुष्य हाथ में अंडों के आकार की वस्तुएं लिए घूम रहे थे। ये बौने अवश्य इस देश के रक्षक सैनिक होंगे। मुझे इनकी निगाह से बचकर विकराल के महल तक पहुंचना होगा। लेकिन अभी वनराज उन सैनिकों की निगाहों से बचकर निकलने का कोई उपाय सोच ही रहा था कि तभी अचानक न जाने कहां से शेर चीतों के दल ने उस पर आक्रमण कर दिया। उफ! वनराज बड़ी मुश्किल से अपने आप को उनके पंजों व दांतों से बचा पाया और अपनी तलवार का भीषण प्रहार सबसे आगे झपटने वाले शेर की गर्दन पर किया। कुछ ही देर में वनराज ने अन्य शेर चीतों को भी मार गिराया। आश्चर्य है, शेर चीतों का इतना बड़ा दल यहाँ कहाँ से आ गया और उन सैनिकों का ध्यान इनकी दहाड़ों व चीत्कारों से भी मेरी ओर क्यों नहीं आकर्षित हुआ। तभी एक और चमत्कार हुआ। न केवल सामने दिखाई देने वाली इमारतें और सैनिक ही गायब हो गए, बल्कि साथ ही साथ आसपास मृत पड़े शेर चीते भी गायब हो गए और उनके स्थान पर छोटे छोटे विचित्र आकार के मनुष्य मृत पड़े दिखाई देने पड़ गए। ओह!
लगता है जादूगर विकराल को मेरे यहाँ आने की सूचना मिल चुकी है, इसलिए उसने यहाँ चप्पे चप्पे पर अपना मायावी जाल बिछा दिया है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।